हेलो, आपका स्वागत है आज इकोसिस्टम के सेकेंड लेक्चर में। तो आइए देखते हैं इकोसिस्टम। तो एक लेक्चर में इकोसिस्टम के ऊपर ले चुका हूँ, जो कि उसमें मैंने पहले इकोसिस्टम के बारे में बताया, मतलब बेसिक सा इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है, ये मैंने पहले लेक्चर में मैंने कवर किया है। ये आपका इकोसिस्टम का सेकेंड लेक्चर है और आज हम अलग ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा सा नया होगा। बाकी आपने जो भी चीज़ें बचपन में पढ़ी है उससे थोड़ा सा नया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको दिमाग खुला रखना है, बाकी सारा चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है, एक टर्म है स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। देखिए, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है, जैसे समझिए कि कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई एक एरिया है, मुझे नहीं पता कितना है, मन में कुछ भी सपोज कीजिए कि एक एरिया है। उस एरिया में जितना बायोमास का प्रोडक्शन होगा, जितना, एक सेकंड में कैमरा जरा चेक कर लूँ। हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में, कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। सपोज कीजिए कोई एरिया है, मुझे नहीं पता कितना कितना भी हो सकता है। आप एक गिवन टाइम में उस एरिया में कितना बायोमास है, समझ रहे? बायोमास का क्या हो गया, बायोमास मतलब वेट, बायोमास का मतलब हो गया वेट एक तरह से। तो मैं आपको कहूँ इस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। समझे नहीं समझे? देखिए, कोई एरिया समझिए 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा, मैंने आपको बोला कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना बायोमास है, कितना वेट है वहाँ प्लांट का, जो भी एनिमल रह रहा है, वही क्या है आपका स्टैंडिंग क्रॉप। दूसरा आपका टर्म है स्टैंडिंग स्टेट, ये तो रहा आपका स्टैंडिंग क्रॉप। दूसरा आपका टर्म है स्टैंडिंग स्टेट, ये भी समझ जाइए आसानी से जब स्टैंडिंग क्रॉप को समझे। देखिए, वही समझिए फिर से, एक पर्टिकुलर एरिया में एट गिवन टाइम कितना मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, समझ रहे हैं? पर्टिकुलर एरिया में एट पर्टिकुलर टाइम कितना मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उस सॉइल में, उस एरिया में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। समझे? मैं फिर से दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, एट गिवन एरिया एट गिवन टाइम में जो आपका बायोमास प्रेजेंट है वो क्या हो गया स्टैंडिंग क्रॉप। एट गिवन एरिया एट गिवन टाइम वहाँ जो आपका मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है जो सॉइल में उस पर्टिकुलर एरिया के, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। तो यहाँ से आपको स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हमारा लेक्चर है द 10% लॉ। क्या है द 10% लॉ? देखिए, 10% लॉ क्या है आप जानते होंगे, समझ।
सूरज, मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ये, ठीक है। सन से हमें कितना एनर्जी, सन से प्लांट को कितना एनर्जी मिला, समझिए 10% लॉ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सन, ठीक है, सन से सपोज कीजिए प्लांट को 100 एनर्जी मिला, प्लांट को 100 एनर्जी मिला, किससे, सन से। अब जो वो प्लांट है उसको कौन खाएगा, हर्बीवोरस एनिमल खाएगा। तो जो हर्बीवोरस एनिमल है उसको कितना एनर्जी मिलेगा, फिर 10, उसको कितना एनर्जी मिलेगा, 10, समझ रहे हैं। सूरज से प्लांट को कितना एनर्जी मिला, 100। फिर प्लांट को अगर हर्बीवोरस ने खाया उससे कितना एनर्जी मिला, 10। फिर हर्बीवोरस को किसी एनिमल ने खाया, कार्निवोरस एनिमल ने, उसको कितना मिला, 1। फिर उसे टॉप कार्निवोरस ने खाया, उसको कितना मिला, समझ सकते हैं, 0.8। तो हाँ, जब ट्रॉफिक लेवल में जब आगे बढ़िएगा ना, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, तो ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो 10% ही एनर्जी फ्लो होगा टोटल एनर्जी में से। सपोज अगर किसी ने मुझे 100 रुपया दिया तो मैं आगे किसी को दूंगा 10, समझ रहे हैं। अगर मैंने किसी को 10 दिया तो वो बंदा आगे उसको देगा 1, यही है 10% लॉ, समझे। कि प्लांट को 100 एनर्जी मिला तो उसने हर्बीवोरस को कितना, प्लांट को अगर 100 एनर्जी मिला सन के द्वारा तो वो हर्बीवोरस को कितना दिया, 10। हर्बीवोरस ने कार्निवोरस को कितना दिया, 1। तो यही आता क्या, 10% लॉ। तो आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला आपका टॉपिक है, मैं लिख देता हूँ, हाँ, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में। देखिए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आप जानते होंगे कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी जो प्लांट्स हैं वो ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं, समझ रहे हैं ना। वो उनका ट्रॉफिक लेवल 1 होता है। जो हर्बीवोरस एनिमल है उनका ट्रॉफिक लेवल 2 होता है। जो कार्निवोरस है उनका ट्रॉफिक लेवल कितना होता है, 3। जो टॉप कार्निवोरस होते हैं उनका ट्रॉफिक लेवल 4, समझ रहे हैं। ऐसे बढ़ते जाता है, उसके बाद भी होता होगा। तो यही है आपका कि जो प्लांट्स हैं यानी जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनका ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, 1, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोले या प्राइमरी प्रोडक्शन बोले तो किसके लिए, ट्रॉफिक लेवल 1 के लिए है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए एक चीज, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो प्लांट है वो तो आते हैं ट्रॉफिक लेवल 1, समझ रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, वो क्या हो गया, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि वो जो होते हैं क्या होते हैं, आपको तो पहले ही पता है कि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है। तो मैं कहना चाहता था कि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रॉफिक लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल 1 का मतलब जो है वो प्लांट्स हैं, ट्रॉफिक लेवल 2 हर्बीवोरस, ट्रॉफिक लेवल ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। और जो प्लांट्स है क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी सारे जितने ट्रॉफिक लेवल है यानी ट्रॉफिक लेवल 1 क्या है आपका, प्रोड्यूसर्स, बाकी ट्रॉफिक लेवल क्या है, कंज्यूमर्स, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको वर्ड बताऊंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखिए ट्रॉफिक लेवल 1 का मतलब मैं उसे प्राइमरी भी बोल सकता हूँ, समझिए, कंफ्यूज मत होइए। ट्रॉफिक लेवल 1 का मतलब मैं उसे प्राइमरी बोल सकता हूँ, ट्रॉफिक लेवल 2 का मतलब मैं उसे सेकेंडरी बोल सकता हूँ, ट्रॉफिक लेवल 3 का मतलब मैं उसे टर्शियरी बोल सकता हूँ। और वैसी बात है, इतना तो आपको है नॉलेज। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। प्राइमरी प्रोडक्शन से क्या मतलब है, देखिए प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब होता क्या है, एक सेकंड।
कैमरा का बड़ा झंझट है, तो सभी चीज़ का झंझट है। तो मैं आपको समझा रहा था प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो सुन, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है, मैं आपको समझा दूंगा ऐसे, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए कि एक यूनिट एरिया में, समझ रहे हैं, कोई भी एरिया मान लीजिए 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 1 कट्ठा मान के चलते हैं कि 1 कट्ठा जमीन है, कि उस एरिया में कितना बायोमास बढ़ा, नहीं समझे? जैसे मेरा 1 कट्ठा जमीन है, तो उस एरिया में कितना बायोमास बढ़ा, ये क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन। ये क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एट ए गिवन टाइम, कितने साल में, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में इतना बायोमास बढ़ गया मेरा खेत का, तो ये क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंफ्यूज मत कीजिए, देखिए देखिए प्राइमरी प्रोडक्शन, क्या मैंने बोला? प्राइमरी प्रोडक्शन, कि उस एरिया में कितना बायोमास बढ़ा, ठीक है। मैं नहीं जानता कितना बायोमास बढ़ा, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 साल में बायोमास इतना इंक्रीज किया उस पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक और चीज याद रखिए, मैं ये किसके लिए बोल रहा हूँ? ट्रॉफिक लेवल 1 के लिए। ये जो मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहा हूँ या प्राइमरी प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, किस चीज के लिए बोल रहा हूँ? ट्रॉफिक लेवल 1 के लिए। किसके? प्रोड्यूसर्स के लिए, ऑटोट्रॉप्स के लिए, प्लांट के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप ये मत कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं एनिमल बोल रहा हूँ या वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी का मतलब क्या हो गया? ट्रॉफिक लेवल 1। ट्रॉफिक लेवल 1 का मतलब किसके लिए? ऑटोट्रॉप्स ऑब्वियसली, या प्लांट। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कितना बायोमास बढ़ा, ठीक है। मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ, ये क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर मैं आपको टाइम बता रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर एरिया में इतने टाइम में इतना बायोमास बढ़ा प्लांट का, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपको समझ में आया होगा? एक सेकंड में कैमरा चेक कर लूँ। चल रहा है। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये सब चीजें है कि आप बिना बोर्ड पे लिखे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा चीज है कि उसको शायद लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ टर्म बताता हूँ। पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होता है? ये क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? एक तरह से मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्लांट्स की। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अभी प्रोड्यूसर्स की। अभी हम सेकेंडरी वाले पे नहीं गए, यानी कि हर्बीवोरस ये सब बाद में हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 2 तरह का होता है, मतलब 2 होता है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लेकिन जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो 2 तरह का, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो इन दोनों टर्म को समझते हैं क्या होता है और एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
गिव मी सम टाइम। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, कैमरा का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, मैं फिर काम चलाते हैं। मैं आपको समझा रहा था जीपीपी और एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। देखिए, आप सपोज कीजिए कि एक प्लांट है, आप दिमाग में इमेजिन कीजिए। देखिए, प्लांट क्या कर रहा है, सपोज कीजिए कि एक प्लांट है, प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ये तो सबको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज बनाता है। तो जो ग्लूकोज बना, क्या वो प्लांट पूरा यूज कर लेता है? आप ही सोचिए, खुद सोचिए, क्या ग्लूकोज पूरा प्लांट यूज कर लेता है अपने प्रोडक्टिविटी में? सोचिए सोचिए। नहीं करता है तो स्विच बता रहा हूँ, देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जितना आपका ग्लूकोज बना, नेट जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, कंफ्यूज मत कीजिए, समझ में आएगा कि जो एक प्लांट है उसने जो टोटल ग्लूकोज बनाया, टोटल अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज उसने बनाया, ये क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि सपोज में प्लांट, मैंने आज कोई भी अमाउंट ले लीजिए, 10 किलो मैंने आज ग्लूकोज बनाया, तो ये मेरी क्या होगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन ये जितना भी ग्लूकोज है, क्या मैं अपने विकास में यूज कर लूंगा? क्या मैं अपने प्रोडक्टिविटी में यूज कर लूंगा? क्या मैं अपने बायोमास में यूज कर लूंगा, बायोमास के प्रोडक्शन में? देखिए होता क्या है, ठीक है, ग्लूकोज बना, उसे हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कही थी, लेकिन वो ग्लूकोज पूरा बायोमास के प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, समझिए। वो ग्लूकोज क्या होता है, रेस्पिरेशन में कुछ लॉस कर जाता है। आपको तो पता है कि प्लांट क्या करता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करेगा। अरे यार, प्लांट भी क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा एटीपी बनाने के लिए, तो उसमें तो एटीपी खर्च हो रहा है ना, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है ना। हाँ, रेस्पिरेशन में तो एटीपी खर्च हो रहा है। तो ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी लॉस। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आपका नेट ग्लूकोज बना प्लांट में, वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जब आप रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दीजिएगा, यानी जो प्लांट रेस्पिरेशन करने में जो एटीपी लॉस किया, उसको अगर हम यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? देखिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, ठीक है। अब प्लांट का ग्लूकोज तो पूरा इस्तेमाल नहीं हो जाएगा, कुछ लॉस भी करेगा। किसमें लॉस करेगा, रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो रेस्पिरेटरी लॉसेस क्या हुआ,
जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से आप रिस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कीजिएगा, तो हमने रिस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस किया, तब हमारा आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट का जो है वो प्रोडक्टिविटी है। बाकी तो रेस्पिरेटरी लॉस में मुझे सूट गया, कैमरा चेक कर लेता। इसके बाद हम बात करेंगे डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। थोड़ा सा टाइम, आपको पता है कुछ नहीं लिख रहा है, बस थोड़ा सा कुछ लिख जाए। एक मिनट में आना। तो हम बात कर रहे थे डेट्राइटस फूड चेन के बारे में, डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है। ऐसा फूड चेन जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से चालू है, कोई मर गया सड़ रहा है, डेट्राइटस फूड चेन चालू है। सपोज एक प्लांट का लीफ था, ठीक है, समझ रहे हैं ना,
एक प्लांट का लीफ था, वो नीचे गिर गया। अब क्या है, डेट ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो कैसे डेट्राइटस फूड चेन चलता है, उसके स्टेप्स, और उसके 5 स्टेप्स होते हैं। जो डेट्राइटस फूड चेन है उसके 5 स्टेप्स होते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन। लीफ जो था, आप सपोज इमेजिन कीजिए कि कोई प्लांट का लीफ है, जमीन पे गिरा, तो सबसे पहले अर्थवर्म क्या करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी फ्रेगमेंट कर देता है, उसके हिस्से कर देता है। देखिए ये कोई लीफ है, अर्थवर्म क्या किया, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक ये मेरा बड़ा सा लीफ है, समझिए। अब अर्थवर्म ने क्या किया, उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन, यानी पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है लीचिंग। अब सोचिएगा लीचिंग क्या होता है, लीचिंग क्या होता है। अब क्या है कि अब आपको भी पता है कि उस लीफ में बहुत सारे मिनरल हैं। तो क्या होता है कि मिनरल्स जो होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं, कौन से, मैं आपको बता रहा हूं, जो वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ क्या करते हैं, ठीक, ये पता था, छोटे छोटे पीसेस हुए, उसमें बहुत सारे मिनरल्स, वो मिनरल्स वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स की, वो पानी के साथ क्या करते हैं, निकल जाते हैं उस छोटे छोटे पीसेस से, और सॉइल के अपर लेयर में जमा हो जाते हैं। इसे बोलते हैं लीचिंग, समझा। देखिए पत्ता है, उसमें मिनरल न्यूट्रिशन तो है नहीं, तो जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। चलिए सेकंड वो कंप्लीट हो गया। कैटाबोलिज्म, थर्ड। देखिए कैटाबोलिज्म क्या होता है, एनाबोलिज्म समझते हैं। आज चलिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या होता है। जो कैटाबोलिज्म होता है मतलब कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें छोटे 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 टुकड़े होते हैं, इससे बोलते हैं कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है, ग्लूकोज जो बनता है ना प्लांट में, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो एनाबोलिज्म, यानी किसी चीज का बनना, छोटे छोटे चीजों से अगर कुछ बड़ा बन रहा है इसे बोलते हैं एनाबोलिज्म। लेकिन बड़े चीज से छोटे छोटे चीजों का बनना इस कैटाबोलिज्म। ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो अगला स्टेप क्या होता है, कैटाबोलिज्म। और ये कैटाबोलिज्म कैसे होता है, कैटाबोलिज्म कैसे होता है, बैक्टीरिया का नाम सुने हैं, फंगस का नाम सुने हैं, बैक्टीरिया फंगस, अरे गधा, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यहीं में सड़ जाता है, और तो खाली काम कर देगा, फर्मेंट कर देगा, सड़ जाएगा, नहीं ना। बैक्टीरिया फंगस ये सबका अहम रोल होता है डिकम्पोजिशन में। अगर दुनिया से अगर बैक्टीरिया फंगस हट जाए ना, ढेर लग जाएगा जिंदगी का। तो केमिकल एक रिएक्शन होता है कैटाबोलिज्म, किसके हेल्प से, बैक्टीरिया फंगस के हेल्प से, जिससे और छोटे 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 टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। किसको, लीफ के पत्ते को। ये है आपका कैटाबोलिज्म। अच्छा, अगला स्टेप है आपका ह्यूमिफिकेशन। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगला स्टेप है आपका ह्यूमिफिकेशन। आप सोचिए ह्यूमिफिकेशन क्या होता है।
आप कभी देखे हैं मिट्टी में काला काला सा चीज एक निकलता है, मतलब काला काला आपको दिखा होगा जहाँ कुछ सड़ता है वगैरह सगैरह टाइप का, वो क्या है? सॉलिड एमोर्फस और डार्क ब्लैक कलर का दिखेगा, एमोर्फस सॉलिड होता है। तो वो क्या है? ह्यूमस, यानी ह्यूमिफिकेशन, डार्क और ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन। छोड़ो, देखिए जो पत्ता है वो क्या होता है? अब डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। किसमें? डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। छोटे छोटे जो उसके पीसेस हैं वो डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, इसे बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। बाकी सब भुलाइए, डार्क और ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, इसे बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, यानी ह्यूमस का फॉर्मेशन होना। आप मिट्टी लीजिए, मिट्टी को जब लेकर पन्नी में डालिएगा ना, एक ग्लास का मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको ऊपर ऊपर जो दिखेगा ना, क्या होता है? ह्यूमस, जो काला काला होता है। तो ह्यूमस का फॉर्मेशन मतलब ह्यूमिफिकेशन। खत्म। अगला मैं बात करता हूँ मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है मिनरल्स का फॉर्मेशन। अब ह्यूमस बन गया, अब ह्यूमस से क्या बनता है? ह्यूमस से आपका बहुत सारे मिनरल्स जो भी उसके लीफ में थे, उसके सेगमेंट्स में थे, उसके फ्रेगमेंट्स में थे, छोटे पीस में थे, वो सब मिनरल क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो मिनरल का रिलीज होना ह्यूमस है, ह्यूमस से मिनरल्स जो निकलते हैं इसे बोलते हैं मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल का फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन में नहीं मतलब ये मत समझिए कि मिनरल वहां बन रहा है, नहीं, मतलब कि मिनरल उसके पत्ते से जो निकल रहे हैं, इनऑर्गेनिक जो भी चीजें हैं वो निकल रही है, इनऑर्गेनिक मटेरियल निकल रहा है, मिनरल्स निकल रहे हैं, इसे बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो ये रहा आपके डिट्राइटस फूड चेन, और ये क्रेजिंग फूड चेन से बड़ा होता है। और बस वही डिट्राइटस फूड चेन के 5 स्टेप्स याद करने का आप सोच रहे हैं तरीका तो इतना याद रखिए। फलचम, आप फलचम याद रखिए, याद हो जाएगा। FLCHM, फलचम। अब फलचम का मतलब होता है, याद रखिए डिट्राइटस। F से हो गया क्या? फ्रेगमेंटेशन। L से क्या हो गया? लीचिंग। C से क्या हो गया? कैटापोलिसन। H से क्या हो गया? ह्यूमिफिकेशन। और M से क्या हो गया? मिनरलाइजेशन। यही स्टेप्स होते हैं डिट्राइटस फूड चेन के, और ये साइकिल चलते रहता है, गंदगी साफ होते रहता है, नहीं होगा तो ढेरे लग जाएगा। और इसके अहम किरदार कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवर्म, और भी होते हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। डिट्राइटस फूड चेन के अहम हिस्सेदार मतलब ऑर्गेनिज्म जो काम करते हैं असली में। तो डिट्राइटस फूड चेन यही पे खत्म करता है। आशा करता है कुछ तो समझ में आया ही होगा, मतलब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर ही इकोसिस्टम का लेंगे, उसमें मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में और आगे जो भी चीज़ें हैं उसको बताता हूँ। थैंक यू।